बॉटल भर लो तो मेरी बॉटल भर दो, बॉटल भर दो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा लास्ट क्लास में हमने फिजिक्स में क्या पढ़ा था? एडिशन ऑफ फोर्सेस। एडिशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। उसमें हमने हेड टू टेल रूल पढ़ा था और हेड टू टेल रूल से रिलेटेड जो है भाई प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व की थी। वो प्रॉब्लम क्लियर थी? हाँ।
इसके बाद मुझे टॉपिक बताओ, क्या टॉपिक है? Resolution of forces. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन का मतलब पता है क्या होता है? नहीं। ओके, सो रेजोल्यूशन जो है वो हमेशा जो है वो एक वेक्टर का किया जाता है, और उन वेक्टर्स के अंदर हमने यहाँ एग्जांपल ली है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में वेक्टर, फोर्स वेक्टर की। रेजोल्यूशन का मतलब होता है स्प्लिट करना। जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो हम एक क्वांटिटी ले लेते हैं 5 किलोग्राम। सो 5 किलोग्राम जो है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, और इस स्केलर क्वांटिटी को हम इस स्केलर क्वांटिटी को हम स्प्लिट कर सकते हैं। जिस तरह हमारा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में एक वेक्टर को स्प्लिट करेंगे, तो यहाँ पर हम जो है वो फोर्सेस में फोर्स को जो है वो यहाँ मास को जो है वो स्प्लिट करते हैं। मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जिस तरह स्केलर क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना इजी होता है, बिल्कुल इसी तरह से हम उसको ब्रेक भी या स्प्लिट भी जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो जब हम इसको स्प्लिट करेंगे, तो स्प्लिट हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम, तो ये भी हमारे पास 5 किलोग्राम फॉर्म करेगा। अगर हम स्प्लिट ऐसे करें 4 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम, तो ये भी जो है वो स्प्लिट हो गया। तो इस तरह से हम जो है वो डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट तरह से जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी को स्प्लिट कर सकते हैं। बट जिस तरह से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर क्वांटिटीज की नॉर्मल अलजेब्रा के थ्रू नहीं कर सकते, बिल्कुल इसी तरह से हम फोर्सेस को या वेक्टर्स को भी आसानी से जो है वो ब्रेक नहीं कर सकते। ब्रेक करने का जो मेथड है फोर्सेस को या वेक्टर्स को, वो रेजोल्यूशन कहलाता है, और रेजोल्यूशन का मतलब होता है स्प्लिट करना। सो एक्चुअली रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर। सो हमारे पास जो है वो एक फोर्स मौजूद होगी या एक वेक्टर मौजूद होगा जिसको हम स्प्लिट कर देंगे। अब हमें पता है कि जब भी हम किसी चीज को स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाते हैं। सो जब हम फोर्स को स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास कंपोनेंट्स आ जाएंगे। कंपोनेंट का मतलब है जब फोर्स दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई, तो वो दोनों पार्ट जो है वो उस फोर्स के कंपोनेंट्स कहलाएंगे। और कंपोनेंट्स भी हमारे पास दो होते हैं, और उन दोनों कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट कहलाता है वर्टिकल कंपोनेंट। और ये जो कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को खास तौर पे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब है दोस कंपोनेंट दैट फॉर्म 90 डिग्री विद ईच अदर। दो कंपोनेंट्स के अंदर हम एक वेक्टर को स्प्लिट कर देंगे, और वो दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट कहलाते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम एक्स कंपोनेंट भी कहते हैं, एंड वर्टिकल कंपोनेंट को हम वाई कंपोनेंट भी कहते हैं। और इन दोनों कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसीलिए कहते हैं बिकॉज ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। सो ये जो मतलब मैंने बताया रेजोल्यूशन का, वो समझ आ गया? हाँ। ठीक है। सो अब हम जो है वो कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करना सीखते हैं कि हम किस तरह से जो है वो कंपोनेंट्स के अंदर एक वेक्टर को ब्रेक कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो एक्सिस मौजूद हैं। ये कहलाता है एक्स एक्सिस, और ये वाला पॉइंट कहलाता है, ये वाली जो लाइन है ये कहलाती है वाई एक्सिस, जिसमें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, और ये वाला एक्सिस जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस। दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये वाला एक्सिस जो है वो नेगेटिव
वाई एक्सिस कहलाता है। जहां ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को मीट करते हैं, ये वाला पॉइंट जो है वो ओरिजिन कहलाता है। ये सारी बातें जो है वो बेसिक ज्योमेट्री की हैं। हमें पता है कि हम किसी भी एक वेक्टर को जब रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हुए हम हमेशा एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो एरो का यूज करते हैं। तो लेट सपोज ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया और इस वेक्टर को हमने कह दिया दिस इज वेक्टर एफ, फोर्स वेक्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एफ से। और दिस इज द एंगल थीटा जो कि हमारा वेक्टर फॉर्म कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब हम इस वेक्टर को स्प्लिट कर देंगे इसके कंपोनेंट्स के अंदर। अब कंपोनेंट्स के अंदर किस तरह से स्प्लिट करते हैं वो देखते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि एक फोर्स के हमारे पास दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है। सो ये जो वेक्टर का हेड है हमारे पास, इस हेड से हम एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन एक्स एक्सिस, और इस हेड ऑफ द वेक्टर से हम एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन वाई एक्सिस। सो ये हमने जो है वो उसको स्प्लिट किया है वेक्टर को। ये जो ओरिजिन से लेकर यहां तक जो पूरा कंपोनेंट आ रहा है, ये पूरा कंपोनेंट कहलाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक ये जो पूरा कंपोनेंट आ रहा है, ये पूरा कंपोनेंट कहलाता है वर्टिकल कंपोनेंट और एफ वाई। तो जब भी हमें किसी वेक्टर को स्प्लिट करने को कहा जाए, लेट सपोज हमें कोई भी एक वेक्टर सिर्फ ड्रॉ करके दे दिया इस तरह से, सिर्फ वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, हमें कहा कि इसका जो है वो रेजोल्यूशन करके दिखाओ। तो रेजोल्यूशन करने का मतलब है कि उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करो। तो इस वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर सबसे पहले तो जो है वो एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो इसकी जो टेल थी हमारे पास, इस टेल पे मैंने पहले वाई एक्सिस ड्रॉ किया। पहले मैंने जो है वो इस तरह वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। देन ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया, और फिर हेड से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, और हेड से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे। सो यहां से लेके यहां तक ये एक कंपोनेंट आ गया, इसको हम एक्स कंपोनेंट कहेंगे। और यहां से लेके यहां तक ये हमारा वाई कंपोनेंट आ गया, जिसको हम एफ वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पर भी मैंने वही चीज की है, रेजोल्यूशन एक वेक्टर एफ दिया हुआ था और उसको मैंने स्प्लिट कर दिया उसके दो कंपोनेंट्स के अंदर, जिसमें एक एफ एक्स था और एक जो है वो एफ वाई था। अगर हम अपनी इस डायग्राम को गौर से देखें, तो इस डायग्राम में हमारे पास जो है वो एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, जिसमें एक ये वाली साइड है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट पैरेलल साइड ये है। इसी तरह से एक ये वाली साइड है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट पैरेलल एक ये वाली साइड है। तो ये दोनों साइड जो है वो आपस में पैरेलल हैं और इक्वल है, इसीलिए इस फिगर को हम जो है वो रेक्टेंगल कह रहे हैं। सो यहाँ जो y कंपोनेंट मैंने ड्रॉ करके दिखाया है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये जो कंपोनेंट बन रहा है, ये भी हमारा जो है वो y कंपोनेंट ही कहलाएगा, बिकॉज हमारा ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। इसी तरह से यहाँ जो मैंने एक x कंपोनेंट ड्रॉ करके दिखाया है, इसी तरह ये वाला भी इसके ऑपोजिट और इसके जो पैरेलल है, ये भी y x कंपोनेंट ही कहलाएगा। सो दिस इज एफ एक्स और इसको हम एफ वाई कह सकते हैं। तो मैंने जो डायग्राम बनाई है, डायग्राम क्लियर है? हाँ। ठीक है। सो अब जो है वो हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री को रिकॉल करते हैं, जो हमने क्लास 8 के अंदर जो है वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। उसके अंदर जो चीजें नहीं पढ़ी वो हम अभी यहाँ पर जो है वो पढ़ेंगे। सो हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल्स पढ़े थे, दैट आर नोन एज राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर जो है वो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा हो, उस ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। सो हमारी जो फिगर यहाँ बनी हुई है, इस फिगर के अंदर भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल मौजूद है। तो यहाँ मैं ये ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये जो एंगल है यहाँ पे बनता है 90 डिग्री। पीछे बोर्ड पे मैंने जो है वो अभी समझाया कि इन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसलिए कहते हैं बिकॉज एफ एक्स और एफ वाई
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, इन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान हमेशा 90 डिग्री फॉर्म होता है। अगर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है देन दे आर नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर 90 डिग्री फॉर्म नहीं हो रहा तो दे विल बी जस्ट कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं कहलाएंगे। सो बहरहाल राइट नाउ वी हैव रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जिसमें यहाँ 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। इस वेक्टर को हमने नाम दिया था फोर्स वेक्टर एफ, जिसकी ये डायरेक्शन थी। ये वाला यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा, और यहाँ हमारे पास जो है वो कंपोनेंट है एफ एक्स, और ये वाला जो कंपोनेंट है एफ वाई। सो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। और राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हमने 8th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। दे आर स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल जिसके ऊपर हम जो है वो स्पेशल नाम भी होते हैं हमारे राइट एंगल ट्राइंगल के, जिसमें एक साइड होती है जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, एक साइड होती है जिसे हम परपेंडिकुलर साइड कहते हैं, और एक साइड होती है जिसे हम बेस साइड कहते हैं। तो ये वो तीन नाम है ट्राइंगल की साइड के जो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मौजूद होते हैं। तो मैंने जो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म किया है यहाँ पर अपनी इस फिगर को लेकर, इस फिगर में से मैंने राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म किया है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मुझे जल्दी से हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, ये तीन साइड्स बता दो कौन कौन सी है। एफ वाई है जो वो परपेंडिकुलर है, एफ एक्स बेस है, और जो एफ है वो हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो मेरा जो हाइपोटेन्यूज है वो इट इज इक्वल टू एफ, मेरा जो परपेंडिकुलर है इट इज एफ वाई, एंड मेरा जो बेस है इट इज एफ एक्स। तो ये जो मैंने नाम दिए वो मैंने अपनी प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक नॉलेज थी उसको देखते हुए जो है मैंने अपने ट्राइंगल के ऊपर इन साइड्स को नाम दिए। इसी तरह से एक चीज जो पहले हमने नहीं पढ़ी थी वो कहलाती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाए थे मैंने 8th क्लास में। नहीं। जिस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो तीनों साइड्स होती हैं उसके स्पेशल नाम होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से कुछ स्पेशल रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। अब रेशियो किसके दरमियान होते हैं? दीज रेशियोज आर बिटवीन द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो रेशियो है हमारे, ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के दरमियान रेशियो है। अब कैस कौन सी साइड्स के दरमियान? तीन साइड है हमारे पास। मेरे पास एक बेस साइड होती है, अगर मैं बेस साइड का रेशियो हाइपोटेन्यूज के साथ ले लूं तो दिस रेशियो इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसी तरह से अगर मैं परपेंडिकुलर साइड का रेशियो हाइपोटेन्यूज साइड के साथ ले लूं सो दिस इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस साइड का रेशियो आपस में ले लूं, परपेंडिकुलर विद रेशियो टू बेस, तो ये भी हमारे पास एक रेशियो बन गया। तो यहाँ मेरे पास टोटल तीन रेशियोज फॉर्म हो रहे हैं, बेस का रेशियो हाइपोटेन्यूज के साथ, परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेन्यूज के साथ, और परपेंडिकुलर का रेशियो बेस के साथ। सो बिल्कुल इसी तरह से इस रेशियो को मैं एक और रेशियो बना सकता हूं, हाइपोटेन्यूज साइड का रेशियो बेस के साथ, सिमिलरली हाइपोटेन्यूज साइड का रेशियो परपेंडिकुलर के साथ, एंड सिमिलरली बेस साइड का रेशियो परपेंडिकुलर साइड के साथ। तो ये तीन रेशियो, और इन तीन रेशियो को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो मेरे पास तीन और रेशियोज भी आ जाएंगे। सो इन टोटल राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास टोटल 6 रेशियोज फॉर्म होते हैं। टोटल 6 रेशियोज होते हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर फॉर्म होते हैं। उन 6 में से हम सारे डिटेल में क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ेंगे। हम फिलहाल सिर्फ जो है वो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे। सो बेस साइड का रेशियो जब हम हाइपोटेन्यूज साइड के साथ लेते हैं, सो दिस रेशियो इज नोन एज कोसाइन थीटा। शॉर्ट में हम इसको सिर्फ कॉस लिखते हैं, और रीड करते हैं हम इसको पूरा रीड करेंगे कोसाइन। तो ये कोसाइन हमसे पूछे व्हाट इज कोसाइन, सो हम कहेंगे कोसाइन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो formed between the base side and hypotenuse side of a right angle triangle. Similarly, हमारे पास जो दूसरा रेशियो है perpendicular to the hypotenuse, this ratio is known as
साइन थीटा, जिसको हम शॉर्ट में SIN लिखते हैं। जब हम इसको रीड करेंगे सो वी विल रीड कंप्लीटली एज साइन रेशियो। तो अगर हमसे पूछेंगे व्हाट इज साइन थीटा और साइन रेशियो, तो हम कहेंगे कि साइन इज द रेशियो ऑफ द perpendicular side and hypotenuse side of a right angle triangle. Similarly, एक और लास्ट रेशियो perpendicular to the base that is known as टेंजेंट थीटा, जिसको हम शॉर्ट में टेन थीटा लिखते हैं, और वो इक्वल होता है, उसको हम रीड पूरा करते हैं एज टेंजेंट थीटा। रेशियो समझ आ गए? हाँ। ठीक है। सो अब आगे चलते हैं, हम अपने ट्राइंगल को लेंगे। ये वाला जो मैंने ट्राइंगल फॉर्म किया है यहाँ पे, इस ट्राइंगल को मैं लूंगा, और इस ट्राइंगल के अंदर जो है वो ये बेसिक तीन रेशियोज हैं जो कि मैं यहाँ अप्लाई करूंगा, और कुछ चीजें जो कैलकुलेट करने को कहीं कहीं है हमारे SLO के अंदर, वो चीजें हम यहाँ पर जो है वो ड्राइव करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो SLO था उसके अंदर जो चीजें हमें डिफाइन करने को या यहाँ से कैलकुलेट करने को कही है, वो देखते हैं। सो यहाँ मुझे चार चीजें कैलकुलेट करने को कही है, या चार चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम fx कहते हैं। हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट, जिसे हमने fy से रिप्रेजेंट किया था। इसी तरह से हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जिसको हमने F से रिप्रेजेंट किया था अपनी डायग्राम के अंदर। इसी तरह से हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ फोर्स, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था थीटा के साथ। तो उसी डायग्राम को लेते हुए हम ये चार चीजें हैं जो कि अभी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, या उस डायग्राम की मदद से जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो मैं अपनी डायग्राम को यहाँ दोबारा बना देता हूँ। ये मेरी कुछ इस तरह से डायग्राम थी, जिसमें यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा था थीटा, ये था हमारा F, इसको हमने कहा था fx, और ये था हमारा fy। सो इस डायग्राम के ऊपर मैं सबसे पहले अप्लाई करता हूं अप्लाई कोसाइन थीटा या कोसाइन रेशियो। हम जो है वो उसके ऊपर कोसाइन रेशियो अप्लाई करते हैं। व्हाट इज कोसाइन रेशियो, ये अभी मैंने पीछे साइड पे जो है वो समझाया, दैट कोसाइन रेशियो इज इक्वल टू द बेस साइड टू द हाइपोटेन्यूज साइड। सो इस ट्राइंगल के ऊपर अगर हम देखें तो इस ट्राइंगल में हमारे पास जो बेस साइड है इट इज fx एंड हाइपोटेन्यूज साइड इज rf। तो मेरे पास ये एक फॉर्मूला मैंने जो अप्लाई किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमारे इस ट्राइंगल के ऊपर, बेस की जगह मैंने fx लिख दिया और हाइपोटेन्यूज की जगह f लिख दिया। सो अगर मैं यहाँ से fx को कैलकुलेट कर रहा हूँ तो हम इस f को, जो कि यहाँ डिवाइड हो रहा है, सामने ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास fx इक्वल हो जाएगा fx इज इक्वल टू f cos थीटा। सो अगर हमसे पूछें किसी भी वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, सो दिस फॉर्मूला इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आर फोर्स। सो ये मेरे पास ये एक फॉर्मूला आ गया जो मैंने यहाँ लिखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बिल्कुल इसी तरह से अब हम अपने ट्राइंगल के ऊपर एक और अगला रेशियो अप्लाई करते हैं, अप्लाई साइन रेशियो। इसके ऊपर हम जो है वो साइन रेशियो अप्लाई करते हैं। सो साइन रेशियो अप्लाई करेंगे तो मैंने अभी पीछे बोर्ड पे बताया कि साइन रेशियो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड टू द हाइपोटेन्यूज साइड। सो परपेंडिकुलर साइड को अगर हम देखें अपने ट्राइंगल के अंदर, तो परपेंडिकुलर साइड इज fy एंड हाइपोटेन्यूज साइड इज f। सो इस f को अगर मैं यहाँ से डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन में ले जाऊं ताकि मैं अपने इस fy का मैग्नीट्यूड निकालूं, सो दिस इज fy दैट इज इक्वल टू f साइन ऑफ थीटा।
तो ये मेरे पास एक और फॉर्मूला आ गया एफ वाई का, और एफ वाई को हमने कहा था दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो उसके लिए हमारे पास ये सेकंड फॉर्मूला जनरेट हो गया। Next, we can apply here is the third ratio, that is tangent theta. So apply tangent theta or tangent ratio. जब हम tangent ratio apply करेंगे, so we know that tangent theta is equal to perpendicular side to the base side, ratio of perpendicular to the base. इस हमारी फिगर के अकॉर्डिंग अगर मैं परपेंडिकुलर साइड देखूं, सो इट इज एफ वाई, एंड बेस साइड को अगर हम देखें, सो आर बेस साइड इज एफ एक्स। सो यहां तक मैंने जो है वो टेंजेंट रेशियो अप्लाई किया। यहां जो मैं अब चीज फाइंड कर रहा हूं, इट इज द एंगल। हम यहाँ पर जो है वो ये वाला फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, फॉर्मूला फॉर द एंगल ऑफ फोर्स थीटा। सो इस थीटा को मैंने यहीं रहने देना है, और इस टेंजेंट को यहाँ से जो है वो हटा के दूसरी साइड पे लेके जाना है। जब हम मैथ्स के अंदर, सिंपल अलजेब्रा के अंदर ये काम करते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन वाली चीज सामने जाकर जो है वो डिवाइड हो जाती है। बट यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर ऐसा नहीं होता। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, तो वो रेशियो जो है वो इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके जो है वो इनवर्स बन जाते हैं। सो यहाँ हमारे पास एक थीटा फॉर्म हो जाएगा, और टेंजेंट जो है वो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके जो है वो इनवर्स बन गया। इनवर्स का मतलब होता है पावर -1। सो रिमेनिंग जो एफ आई अपॉन एफ एक्स था वो एज इट इज आ जाएगा। सो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया दैट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन और एंगल ऑफ फोर्स वेक्टर एफ। ये तीन फॉर्मूले हमने यहां तक ड्राइव किए। यहां तक क्लियर है? हाँ। ठीक है। सो फाइनल जो हमारा फॉर्मूला था उसको ड्राइव करने के लिए देखते हैं। फाइनल अब हमें जो है वो फाइंड करना था ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ। फोर्स का मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड करना है। सो एक और स्पेशल बात जो हमने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ी थी, वो थी पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर। एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम इज अ रिलेशन बिटवीन द थ्री साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। और पाइथागोरस थ्योरम कहता है द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, एंड वी नो दैट द longest side in a right angle triangle is hypotenuse. So longest side का square is equal to the sum of the square of remaining two side। तो ये हमारे पास बेसिक स्टेटमेंट थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम की। अब इस पाइथागोरस थ्योरम को हम अपनी इसी फिगर के ऊपर जो है वो अप्लाई करें। सो इस फिगर के ऊपर जैसे हमने बाकी तीनों रेशियोज अप्लाई किए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। सो आवर हाइपोटेन्यूज इज एफ, so it will become f square. Our perpendicular is fy, so it will become fy square, and our base is fx, so it will become fx square. So right now हम जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ f फाइंड कर रहे हैं। हमें यहाँ से fy फाइंड नहीं करना, हमें यहाँ से fx फाइंड नहीं करना, हमें यहाँ से f फाइंड करना है। सो हम यहाँ पर जो है वो स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो रूट अप्लाई करेंगे। सो ये जो एक्सप्रेशन था हमारा एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर एंड दी होल स्क्वायर रूट। बोथ साइड जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो दिस स्क्वायर विल कैंसल आउट विद दिस स्क्वायर रूट। सो जो इक्वेशन की दूसरी साइड है, ये स्क्वायर जो है वो इस रूट के साथ कैंसल आउट नहीं हो सकते, बिकॉज इन दोनों स्क्वायर्स के बीच में हमारे पास पॉजिटिव साइन मौजूद है। सो ये मेरे पास एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। सो दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन जो कि हम फाइंड कर रहे थे फॉर्मूला नंबर 4। इस एसएलओ के अंदर हमें ये चार चीजों के फॉर्मूलेज जो है वो डिफाइन करने थे। मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, magnitude of vertical component, magnitude of force vector, and the magnitude of angle of vector.
सो ये पूरा टॉपिक था। क्लियर है? इसके अंदर कोई बात पूछनी है? नहीं, क्लियर। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक मुझे बताओ उसके अंदर क्या है। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो कुछ ग्राफ्स हैं। ग्राफ से हम जो है वो किस तरह से जो है वो मोशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, कि हम किसी भी मोशन के ग्राफ को, किसी भी बॉडी का जो मोशन है वो अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ हो तो हम ग्राफिकल एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं। हमें बॉडी की वेलोसिटी, स्पीड और इस तरह की किसी भी क्वांटिटी की जरूरत नहीं हो, हमें सिर्फ ग्राफ ड्रॉ किया हुआ दिया हो और उस ग्राफ को देख के हम उस बॉडी के मोशन को एनालाइज कर सकें, उस बॉडी के मोशन को बता सकें, इसको कहते हैं ग्राफिकली एनालाइज करना। सो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के ग्राफ मौजूद होंगे। एक ग्राफ जो है वो कहलाता है स्पीड टाइम ग्राफ और एक कहलाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हम यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर दो ग्राफ पढ़ेंगे, वन इज डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ और दूसरा हमारे पास होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दो तरह के ग्राफ होंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और दूसरा ग्राफ हमारे पास होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ। तो इन ग्राफ के अंदर हम दो चीजें, इन ग्राफ को देख के जो है वो दो चीजें हम कर सकेंगे। वन इज द एनालिसिस, कि हम ग्राफ को देख के मोशन को सिर्फ डिस्क्राइब करेंगे कि बॉडी रेस्ट में है, बॉडी मोशन में है, बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म है या वेरिएबल मोशन है बॉडी का, या फिर बॉडी जो है वो एक्सेलरेट कर रही है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर हम बॉडी के मोशन को सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो चीज जो है वो एनालिसिस कहलाती है। इसी तरह से दूसरी चीज जो हम इन दोनों ग्राफ के लिए करेंगे, इट इज कैलकुलेशन। ग्राफ को देख के जो है हम कुछ चीजें कैलकुलेट भी करेंगे, सो वो कैलकुलेशन कहलाएगी। अगर हम सिर्फ मोशन को डिस्क्राइब कर रहे होंगे सो वो पार्ट जो है वो हमारा एनालिसिस कहलाता है। तो सबसे पहले जो हम एनालिसिस करेंगे दोनों तरह के ग्राफ का, और एनालिसिस करने के बाद फिर हम दोनों ग्राफ से जो जो चीजें कैलकुलेट की जा सकती हैं वो कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ ग्राफ। अब एनालिसिस के अंदर भी सबसे पहले हम जो है वो ये वाला ग्राफ ले लेते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिखा हुआ हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिखा हो, इन दोनों का जो मतलब है वो सेम होता है। एनालिसिस जो हम करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वही एनालिसिस या वही मतलब जो है वो हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर भी कर सकते हैं। सो दिस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मींस कि हमारा जो ग्राफ है उसमें एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को लेंगे और वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो हम डिस्टेंस को लेंगे या डिस्प्लेसमेंट को लेंगे। So this distance time graph is known as ST graph and this velocity time graph is also known as VT graph. So distance time graph के अंदर अगर हमारे पास कुछ इस तरह की लाइन आ रही है, इस तरह की लाइन को हम अब पहचानेंगे या बोलेंगे कि इट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर इस तरह की हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ रही हो तो इसका मतलब ये होता है कि बॉडी इज एट रेस्ट। तो ये हमने एनालाइज किया, हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की। अगर हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर्म हुआ है और उसके अंदर सिर्फ इस तरह की लाइन आ रही है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन,
सो इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है आवर बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, जिसका मतलब ये निकलता है कि बॉडी की वेलोसिटी जीरो है और बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो भी साथ साथ जीरो है। तो ये एक टाइप का ग्राफ है। ये शेप याद रखनी है हमें कि अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो ग्राफ में, खास तौर पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो वो बॉडी का जो मोशन है वो बॉडी कहलाती है इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। इसी तरह से हमारे पास एक और टाइप का ग्राफ हो कुछ इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और इस एक्सिस के अंदर हमारे पास जो लाइन है या जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से फॉर्म हो रहा हो। अब ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, इससे पहले जो हमने पढ़ी ये भी एक स्ट्रेट लाइन थी, बट दोनों में फर्क क्या है कि पहली वाली जो लाइन थी वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन थी। ये जो हमारे पास लाइन है इसको हम कहते हैं दिस इज टिल्टेड स्ट्रेट लाइन। सो टिल्टेड स्ट्रेट लाइन अगर फॉर्म हो रही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर, तो इसका मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी है इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर इस तरह स्ट्रेट लाइन बन रही है, टिल्टेड है, तो इसका मतलब ये होगा कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, और जब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो सो वी कैन सी दैट एक्सेलरेशन इज जीरो। सो ये दो तरह के अभी हमने ग्राफ देखे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जिसका मतलब बॉडी इज एट रेस्ट, वेलोसिटी जीरो एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो। दूसरा जो हमने ग्राफ किया, दूसरे ग्राफ में हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी बट इट इज टिल्टेड स्ट्रेट लाइन, और इस टिल्टेड स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट और एक्सेलरेशन जो है वो इस बॉडी की जीरो है। यहां तक ये दोनों टाइप के ग्राफ क्लियर है? हाँ। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास अगर कुछ इस तरह से फॉर्म हो रहा है, ग्राफ जो है वो इसके अंदर कुछ इस तरह से फॉर्म हो रहा हो या इस तरह से फॉर्म हो रहा हो, मींस लाइन स्ट्रेट नाउ, तो इन दोनों तरह के ग्राफ का मतलब होता है वेरिएबल वेलोसिटी। इन दोनों ग्राफ का मतलब लेंगे कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है और एक्सेलरेशन जो है वो इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है यहां तक? हाँ। ओके, सो यहां तक ये कुछ टाइप के ग्राफ थे जिसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर ये जो चीजें, जिस तरह के शेप ऑफ द ग्राफ हमने पढ़े, एमसीक्यूज के अंदर खास तौर पे इस तरह के ग्राफ ड्रॉ किए हुए आ सकते हैं और बॉडी के मोशन को के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई बताओ बॉडी का मोशन जो है वो यहाँ पर किस टाइप का है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ के ऊपर। सो नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ कहें हम या फिर इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहें, दोनों का जो मतलब है वो सेम होता है। तो इसके अंदर भी हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्म्स बनी हुई होंगी, शेप होंगे ग्राफ के, उन शेप से क्या मतलब होता है, क्या एनालिसिस होता है, सबसे पहले हम वो सीखते हैं। सो ये हमारे पास दो एक्सिस आ गए, दिस इज एक्स एक्सिस जहाँ पे हमारे पास टाइम होगा एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस जहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी होगी। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हमारे पास जो लाइन फॉर्म हो रही है कुछ इस तरह से, इस तरह की लाइन का मतलब है कि दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ऑन एक्स एक्सिस।
ये जो मेरी लाइन है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन भी ऐसी है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रही है। सो इस तरह की लाइन का जो एनालिसिस होता है या मतलब होता है, इसका मतलब होता है हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट पर मौजूद है। बॉडी इज एट रेस्ट एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो एंड एक्सेलरेशन उसकी जीरो होगी। सो ये हमारे पास एक टाइप ऑफ ग्राफ आ गया जिसका मतलब हमने कहा कि बॉडी रेस्ट पर है और एक्सेलरेशन उसकी जीरो है। इसी तरह से अगर हमारे पास दूसरा ग्राफ इस तरह से हो कि एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी या स्पीड है, और हमारे पास जो लाइन बन रही है या जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। तो इस लाइन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड एज वेल एज इट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन भी है बट एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है, जैसे हमने यहाँ पर प्रीवियस ग्राफ के अंदर पढ़ा। वो जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन थी वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रही थी। यहाँ हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई नहीं करी। तो ऐसी लाइन का मतलब होता है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है बी इज कांस्टेंट। बॉडी की जो वेलोसिटी है इट इज कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट वेलोसिटी का एक और मतलब ये भी होता है कि उसकी जो एक्सेलरेशन है इट इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास जो है वो एक और टाइप का ग्राफ आ गया इन वेलोसिटी एंड टाइम। सिमिलरली नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। अगर इसी तरह से हमारे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फॉर्म हुए हुए, दिस इज एक्स एक्सिस इन विच हमने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ले ली, और हमें जो है वो ग्राफ में कुछ इस तरह की लाइन फॉर्म हो रही है। इस तरह की लाइन का भी मैंने पीछे बताया कि इस लाइन को हम कहते हैं इट इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट टिल्टेड लाइन। अगर हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर इस तरह की स्ट्रेट टिल्टेड लाइन आ रही हो, तो इसका मतलब होता है कि हमारी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। वेलोसिटी जो है वो हमारी यूनिफॉर्म है, एंड इसके बारे में हम ये भी कहते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो एक और टाइप का ये हमारे पास ग्राफ आ गया। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास एक और टाइप का जो ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम के अंदर ही। सो वेलोसिटी टाइम में दिस इज टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी। सो अगर हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा हो, सॉरी एक और चीज रह गई, इस तरह की लाइन। सो इस लाइन को हम कहते हैं, ये भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, बट इस स्ट्रेट लाइन में जो कि ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही थी, और यहां जो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है वो स्ट्रेट लाइन हमारी जो है वो डाउनवर्ड आ रही है। सो डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, यूनिफॉर्म भी है, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, और जिस तरह यहां मैंने कहा कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है बट इंक्रीज हो रही है, जबकि यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, बट इसको भी हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म होने के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज भी हो रही है। सो इन दिस केस वेलोसिटी जब डिक्रीज हो रही है तो यहां पर भी हम कहेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहां भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इन दोनों में क्या फर्क है कि यहां वेलोसिटी जो यूनिफॉर्म है वो इंक्रीज हो रही है, यहां जो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है वो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम यहाँ भी ये भी कह सकते हैं कि यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, जबकि यहाँ जो एक्सेलरेशन है इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं इट इज रिटार्डेशन।
और रिटार्डेशन के साथ साथ हम इसे डीसेलेरेशन भी कहते हैं। इसी तरह से लास्ट टाइप ऑफ ग्राफ पे चलते हैं जिसमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, लाइक दिस वेलोसिटी इन टाइम। इसके अंदर जो है वो या तो इस तरह से ग्राफ फॉर्म हो रहा हो, या फिर जो है वो इस तरह से कुछ स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं हो रही, स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी कर्व्स फॉर्म हो रहे। तो यहाँ इसका मतलब होता है इट बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। सो यहां तक ये हमने ग्राफिकल एनालिसिस किया हमारे मोशन का कि किस तरह से डिफरेंट टाइप के ग्राफ फॉर्म हुए हुए हो हमारे पास, जिसमें हमने सिर्फ दो टाइप के ग्राफ देखे। वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड अदर इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर डिफरेंट शेप्स ऑफ ग्राफ को देख के बॉडी के मोशन के बारे में हमने आइडेंटिफाई किया। इसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर भी हमने डिफरेंट शेप्स ऑफ ग्राफ को देख के बॉडी के मोशन को एनालाइज किया। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ठीक है। सो यहाँ तक जो हमने एनालाइज किया है, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस निकाल लूंगा जिसमें हम जो है वो अपने ये जो हमने एनालाइज किया था, तो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ हो, उस ग्राफ ड्रॉ किए हुए से किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं वो निकालना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और साथ साथ जो मैंने कहा था कि एनालिसिस के साथ साथ हम मोशन को जो है वो उसमें से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कैलकुलेट करना सीखेंगे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम कुछ चीजें कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।